हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 9 ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग। नाउ व्हाट इज एपीकल्चर एंड बी कीपिंग, इसके बारे में हम डिटेल पर डिस्कस करते हैं। तो लिसन केयरफुली अबाउट एपीकल्चर और बी कीपिंग। एपीकल्चर, इसको आप बी कीपिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो बी नोन एज बी कीपिंग। बी कीपिंग यहाँ पे मतलब हम हनी बी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, दिस इज द रियरिंग ऑफ हनी बी, राइट। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर बी वैक्स एंड हनी. This is the management of honeybees for bee wax and honey. बी वैक्स और हनी के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है हनी बीज का, दैट वी कॉल्ड एपीकल्चर. दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर बी वैक्स एंड हनी, दैट वी कॉल्ड एपीकल्चर, जिसे कि हम एपीकल्चर कहते हैं. तो इसमें क्या किया जाता है, दिस इज द रियरिंग ऑफ हनी बीज. यहाँ पे हनी बीज पे रियरिंग की जाती है. यू नो, अगर हम यहाँ पे दो मेन प्रोडक्ट्स हनी बीज तैयार करती हैं, एक है हनी और दूसरा है बी वैक्स. अब हनी और बी वैक्स ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हो सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो यहां पे अगर हनी की बात करें, यू नो, दिस इज स्वीट इन नेचर, दिस इज स्वीट सब्सटेंस, स्वीट एंड विस्कस सब्सटेंस, एंड विस्कस सब्सटेंस, एंड दिस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय honeybees. And what are the main contents of honey? Contents of honey जो है वो यहाँ पे कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स ए, B1, B2, B3, B6, विटामिन डी, राइट, ई एंड के, राइट. ये यहाँ पे विटामिन होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे लेवुलोज, जिसको आप फ्रुक्टोज भी बोलते हो, वो लगभग 41% होता है, राइट. इसके अलावा यहाँ पे ग्लूकोज होता है लगभग 35%. इसके अलावा यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है डेक्स्ट्रीन, है ना. तो ये मेजर कंपोनेंट्स है, राइट. दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ. ये एक फूड सोर्स भी है और ये एक मेडिसिनल सोर्स भी है, राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड सोर्स एंड द मेडिसिनल सोर्स. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फूड एंड मेडिसिनल सोर्स. हनी जो है इंपॉर्टेंट फूड एंड मेडिसिनल सोर्स है. इट शोज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. ये कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को भी शो करता है. दिस इज ए काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक ऑल्सो. ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, ठीक है. इसके अलावा दिस इज यूज्ड इन इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम. आयुर्वेद में इसका, राइट, बहुत ही इसके महत्व बताए गए हैं
और ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधि के साथ ही हनी जो है लिया जाता है। तो इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं और इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हनी, हनी की जो डिमांड है बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ रही है और इसकी डिमांड की वजह से ये इंडस्ट्री अच्छी खासी बन रही है, ठीक है, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हनी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बी वैक्स। नेक्स्ट इज बी वैक्स की हम बात करते हैं। बी वैक्स, बी वैक्स की अगर हम बात करें, वैक्स, बी वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी, ये हनी भी प्रोड्यूस करती है एंड फ्रॉम दी एब्डोमिनल ग्लैंड, हनी बीज की एब्डोमिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी फ्रॉम इट्स एब्डोमिनल ग्लैंड, इसकी एब्डोमिनल ग्लैंड बी वैक्स को प्रोड्यूस करती है। सो दिस बी वैक्स आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी। हनी बी की जो एब्डोमिनल ग्लैंड है दैट प्रोड्यूसेस द बी वैक्स एंड बी वैक्स का जो इस्तेमाल होता है, दिस बी वैक्स यूज्ड इन, राइट, बी वैक्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके लिए हनी और बी वैक्स के लिए हम जो है इस एपीकल्चर यानी कि बी कीपिंग को मेंटेन रखने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हनी बीज की कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो कि हनी और बी वैक्स का प्रोडक्शन करती हैं, उन स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं, राइट। हनी बी की वो कौन सी स्पीसीज हैं जो कि बी वैक्स और हनी का अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। देयर आर सम स्पीसीज, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसेटा and Apis mellifera. These are some species of honeybee. Apis indica, Apis florea, Apis dorsata and Apis mellifera. इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं इन सभी हनी बीज की स्पीसीज में वो है एपिस mellifera. Apis mellifera is the most important species. एपिस mellifera की अगर मैं बात करूं तो एपिस mellifera इज द इटालियन स्पीसीज, इटालियन हनी बी है, इसको इटालियन हनी बी भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। हनी एंड बी वैक्स के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हनी, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी राइट। दिस इज स्टिंगलेस एंड लिव लॉन्ग, ये लंबा जीती है और स्टिंगलेस भी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है हनी के प्रोडक्शन के लिए, सबसे ज़्यादा हनी जो प्रोड्यूस करती है वो एपिस mellifera है। तो एपिस mellifera इज द मोस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड द बी वैक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एपीकल्चर, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस related to this chapter. So today I am going to discuss some questions also with you. So you have to listen carefully about some important questions also. ध्यान दीजिए, like these important questions that I am going to discuss with you. तो कुछ क्वेश्चंस भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है आप, राइट, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय। मैन्योर जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, ये आपको बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मैन्योर है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, किससे प्रिपेयर्ड होते हैं? तो मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। आंसर आएगा माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से मैन्योर प्रिपेयर्ड होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा जो हमारा अगला है वो है ड्यूरिंग इंटरक्रॉपिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट मस्ट बी, राइट, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड किसमें पाया जाता है? यू नो, जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, डेयरी एनिमल्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, राइट, इसमें इनका लैक्टेशन पीरियड बहुत मैटर करता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ मिल्क। मिल्क एक पीरियड के दौरान वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लैक्टेशन पीरियड देखा जाता है वो एक कैटल में देखा जाता है जिसे आप कहते हैं जर्सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड इज फाउंड इन। जो लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड इज दैट पीरियड दैट इज द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग। मिल्क प्रोडक्शन का एक पीरियड होता है, उसी के दौरान कैटल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसे आप लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एक्सोटिक ब्रीड्स। जितनी भी एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल है, खासकर मैं अगर बात करूं कैटल्स में एक्सोटिक ब्रीड की, जैसे जर्सी है, हॉल्स्टीन फ्राइशियन है, ब्राउन स्विस है, ये सारी की सारी एक्सोटिक ब्रीड है। जर्सी, हॉल्स्टीन फ्राइशियन, ब्राउन स्विस, ये सब एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल हैं, राइट। और इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है काफी लंबा होता है। लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड इनमें देखा जाता है एक्सोटिक ब्रीड्स में। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है ब्रॉयलर चिकन्स आर गिवन। ब्रॉयलर चिकन्स आर जनरली रियरिंग फॉर दी मीट, और उनसे हमें मिलता है प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए ब्रॉयलर चिकन्स को पाला जाता है। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है ब्रॉयलर चिकन्स आर गिवन, ब्रॉयलर चिकन्स आर गिवन, जो ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? तो याद रहे जो ब्रॉयलर चिकन्स हैं दे गिव अस मोर प्रोटीन। तो आंसर विल बी मोर प्रोटीन। दे गिव अस मोर प्रोटीन। प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स होते हैं ये ब्रॉयलर चिकन्स, ठीक है, मोर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगला है द प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फिश इज, राइट। फिश का प्रोडक्शन और उसका जो मैनेजमेंट है दैट यू कॉल्ड पिस्कीकल्चर। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश। फिश का प्रोडक्शन और उसका जो मैनेजमेंट है उसे आप क्या कहते हैं? द प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फिश दैट यू कॉल्ड पिस्कीकल्चर, जिससे कि आप पिस्कीकल्चर कहते हैं। पिस्कीकल्चर कहा जाता है। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्कीकल्चर, जिसे कि आप पिस्कीकल्चर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। यहां पे अगला क्वेश्चन है
cattle feed includes मतलब कैटल फीडिंग में क्या आता है, कैटल फीड्स में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, फॉर द बेटर रियरिंग ऑफ द कैटल्स, कैटल्स की बेटर रियरिंग के लिए। तो कैटल फीड्स इंक्लूड रफेज, इनके खाने में रफेज होना चाहिए, एंड कॉन्सनट्रेट्स होने चाहिए, राइट। इट विल बी राइट आंसर ऑफ कैटल फीड। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है लैग हॉर्न इज, लैग हॉर्न क्या है ये आपको बताना है। लैग हॉर्न, राइट, इज लैग हॉर्न, दिस इज द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ चिकन। चिकन और हैन की एक्सोटिक ब्रीड है, दैट यू कॉल्ड, राइट, लैग हॉर्न। दिस इज द एक्सोटिक, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ चिकन, the exotic breed of chicken that you call leghorn, जिसे कि आप leghorn कहते हैं, exotic breed of chicken है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, listen carefully, another question is crops grow in winter, crops grow in winter are, crops grow in winter are, तो क्रॉप जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, ऐसी क्रॉप्स को आप खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ। आंसर विल बी खरीफ क्रॉप्स which generally grow in winter season. So this is all about these questions and this is all about this chapter improvement in food resources. इन क्वेश्चंस के साथ, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं, राइट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद अनदर चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।